जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। इसमें बच्चों आज हम कुछ सारणिक की प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि सारणिक की कुछ जो प्रमेय हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों आज की क्लास थोड़ा सा अच्छी वाली क्लास होने वाली है, क्योंकि इन प्रमेय का आगे चल के प्रयोग बहुत सारा है और उनसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनने वाले हैं, है ना। तो आज की क्लास को भाई थोड़ा मन से करिएगा, थोड़ा ध्यान से करिएगा। भाई सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से बता दीजिए और जल्दी से जुड़ भी जाइए ताकि क्लास को हम लोग स्टार्ट करें और फिर जो है कुछ आगे की प्रमेय आज जो है पढ़ा जाए और डिस्कस किया जाए। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए और फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर पढ़ा जाए भाई एकदम मस्त तरीके से, है ना। भाई सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है, जो लेट से आ रहे हैं वो भी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सर आप इतना गोरा कैसे दिख रहे हैं? लाइटें पड़ रही हैं यार, इस वजह से गोरा दिख रहे हैं। और क्या वहाँ तक गोरा थोड़ी हो जाएंगे, तक गोरा दिख रहे हैं लाइटों की वजह से। लाइट पड़ रही ना, फोकस हो रहा है। चलो, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। मोहम्मद वासीम जी हमारे साथ जुड़े हैं, अबूजार गाजी जी हमारे साथ जुड़े हैं, मुन्ना कुमार सिंह निराला जी हमारे साथ जुड़े हैं, अंकुश यादव जी हैं, कोमल शर्मा जी हैं, आंचल गुप्ता जी हैं, प्रिंस कुमार जी हमारे साथ हैं, छुनू जी हैं, सोनू राज जी हैं, एमडी इस्लाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कन्हैया किंग। तगड़े तगड़े नाम बच्चे रखे हुए हैं भाई साहब, एक तो एक नाम है। प्रिंस पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित सिंह जी हैं। भाई सही बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलो क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्लास को स्टार्ट किया जाए बच्चों। कुछ प्रमेय के बारे में पढ़ा जाए, है ना, कुछ प्रमेय के बारे में सीखा जाए और उसके बाद जरा हम बताने वाले हैं आगे के कुछ सवाल, कुछ कॉन्सेप्ट। जरा बताओ, किसी को कोई दिक्कत या किसी कोई समस्या हो तो जल्दी से एक बार बता दो ताकि उस समस्या पे डिस्कस हो जाए, चर्चा हो जाए और फिर उसके बाद क्लास को आगे बढ़ा जाए, प्रमेय हम लोग पढ़ा जाए, ठीक है। गुरुजी वो वाला जो क्वेश्चन था उसको आप प्रसार करना नहीं बताएं। कौन सा क्वेश्चन जो डायरेक्ट कर दिया था? अच्छा वो वाला, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन यार डायरेक्ट करके क्या, उसमें हमने बताया था अगर आप थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे तो वो बन जाएगा, लेकिन अगर फिर भी आपने बोला है बताने के लिए तो आज हम उसको बता देंगे, आप परेशान मत रहिएगा, है ना। उस 4 नंबर को एक बार हम बता देंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 4 नंबर को फिर से बता दिया जाए। चलो अच्छा, एक बार जल्दी से उसको 5 मिनट के अंदर देख लिया जाए 4 नंबर को, फिर उसके बाद आगे वाले प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें हमें अरेंज करना था, अरेंज यानी कि हमारे पास सारणिक बराबर कुछ ऐसा था। जल्दी से बच्चों देख लिया जाए। यहाँ था 1 1 1। वैसे हमें उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने तो घर में उसको जरूर बनाया होगा और बना लिया भी होगा। यहाँ पे मान लो x था, y था और यहाँ z था। यहाँ पे हमारे पास क्या था, शायद yz था, yz, और यहाँ zx था और यहाँ पे xy था, ऐसा करके कुछ था। और सवाल में ये कहा गया था कि हमें तीसरे स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग करके इसका सारणिक का मान ज्ञात करना है, यानी कि तीसरे स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग करना है। तो बच्चों जल्दी से इसको देख लो। अगर हमें तीसरे स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग करना है तो सारणिक के लिए फार्मूला क्या होगा? तीसरे स्तंभ के सहखंडों के लिए यहां अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो C3 के सहखंडों, डायरेक्ट लिखो C3 के सहखंडों के प्रयोग द्वारा प्रसार, प्रयोग द्वारा प्रसार लिख दीजिए, प्रयोग द्वारा प्रसार। C3 के सहखंडों के प्रयोग द्वारा प्रसार अगर आप करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, जरा देखिएगा सारणी का फार्मूला उस हिसाब से क्या बनेगा। क्योंकि इस वाले अवयव की पोजीशन A13 है, इसकी पोजीशन A23 है और इसकी पोजीशन A33 है, तो फार्मूला भी इसी प्रकार से डिजाइन होगा। यानी कि फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, A13 और इसी का सहखंड, सहखंड को हम लोग कैपिटल से लिखते हैं यानी कि A13 हो जाएगा, प्लस A23 और इसी का सहखंड यानी कि A23 हो जाएगा, प्लस A33 और इसी का सहखंड यानी कि हमारे पास A33 हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जरा देखो इसको जल्दी से भाई आप लोग सभी लोग अब हल करो और बताओ। देखो A13 का वैल्यू क्या है, yz है, यहाँ पे लिख देंगे yz। और जब सहखंड निकालेंगे तो सहखंड पहले अच्छा बगल में निकाल लिया जाए तो ज्यादा आसानी रहेगी हमारे पास। जब A13 बच्चों निकालेंगे तो क्या होगा कि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, इसका इससे करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा z माइनस का y आ जाएगा। और जब बच्चों A23 निकालेंगे तो माइनस आगे रहेगा, यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, z माइनस x हो जाएगा, ठीक है। A23 का मतलब ये हो जाएगा। अच्छा उसके बाद जब A33 हम लोग निकालेंगे तब क्या कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस x हो जाएगा। ये इसके सहखंड हैं, यहाँ पे बच्चों रखे जाएंगे। एक एक करके बारी बारी करके रखो, फिर बताओ भाई आप सभी लोग जल्दी से इसको हल करो, बताओ। yz हो गया, इसका मान जब रखोगे तो इसका मान हमारे पास क्या है, z माइनस का y है, लो रख दिया, प्लस A23 यानी कि हमारे पास क्या है, zx है, और कैपिटल A23 यानी कि हमारे पास क्या है, माइनस का है,
तो यहाँ गुणा लगाएंगे, माइनस लिख लेंगे, हमारे पास क्या है जेड माइनस एक्स है, कोई बात नहीं रहने दो जेड माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ प्लस हमारे पास बच्चों जरा देखो क्या है, हमारे पास A33 यानी कि एक्स वाई हो जाएगा, कैपिटल A33 यानी कि कैपिटल A33 का ये रहा वैल्यू क्या है y माइनस एक्स हो जाएगा। अब बच्चों इसको अरेंज करना है, कैसे करेंगे भाई सब लोग ध्यान से देखिएगा, अरेंज हम लोग कैसे करेंगे, इनको पहले साथ करो एक बार जरा। हमारे पास क्या है डेल्टा बराबर, इसको अंदर जब गुणा कराएंगे तो ये बनेगा वाई जेड स्क्वायर बनेगा, इसको अंदर गुणा कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स जेड लिख सकते हैं या जेड एक्स लिख सकते हैं, वही बात है, जेड एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स है, लिखा रहने दो। इसको जब अंदर गुणा कराओगे तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई वाई मिलके वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, जब इसको अंदर गुणा कराओगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब यहां पे बच्चों आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, क्या इसको आपको नहीं छेड़ना है, इसको आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है इस वाले को, क्योंकि इसमें क्या है देखो ध्यान देना भाई सब लोग, इसमें y और इसमें y दोनों में y कॉमन मिलेगा, यानी कि इस लास्ट वाले को और इस वाले को हमको साथ ले लेना है। डेल्टा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा y जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, ये हम ले लेंगे क्या एक्स स्क्वायर y ले लेंगे, ठीक बात है। अब यहां पे जरा देखो हमारे पास, यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे ये प्लस वाला पहले लिखेंगे, क्या प्लस वाला पहले लिख लेंगे एक्स वाई स्क्वायर लिख लेंगे और ये माइनस वाला बाद में लिख देंगे, माइनस का क्या वाई स्क्वायर जेड लिख देंगे, है ना, या फिर माइनस वाला पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर पहले वाला माइनस में लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस का वाई स्क्वायर जेड लिख लो और यहाँ पे प्लस का क्या लिख लो एक्स वाई स्क्वायर लिख लो, ठीक है। ये जैसे लिखा है उसको वैसे लिखा रहने दो, माइनस का जेड एक्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, क्या कॉमन आएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे कॉमन वाई ले लेंगे हम लोग, तो वाई जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इन दोनों में जरा कॉमन देखो भाई आप लोग, क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें वाई स्क्वायर इसमें भी है, वाई स्क्वायर इसमें भी है, तो माइनस का वाई स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का जेड और ये हो जाएगा माइनस का एक्स, क्योंकि माइनस का कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस का हमारे पास क्या है जेड एक्स है और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जरा देखो क्योंकि सवाल बन गया भाई, 2 स्टेप और हैं बस, खाली 2-3 स्टेप और हैं, उसके बाद बन जाएगा सवाल। बच्चों एक बात देखिएगा भाई सब लोग ध्यान से, क्योंकि अब सवाल लगभग बन चुका है, लगभग बन चुका है सभी में। देखो क्या कॉमन है, अभी एक स्टेप और रुक जाओ, इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। डेल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा वाई है, वाई रहने दो हमारे पास, यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में जेड प्लस एक्स और एक ब्रैकेट में हो जाएगा क्या जेड माइनस एक्स। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है माइनस का वाई स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है जेड माइनस एक्स। आगे क्या हमारे पास क्या लिखा हुआ है माइनस का जेड एक्स, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है जेड माइनस एक्स लिखा हुआ है। सभी में बच्चों जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स ले लेंगे कॉमन, यानी कि डेल्टा बराबर हमारे पास जेड माइनस एक्स आ जाएगा कॉमन। अब बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा y, ब्रैकेट में क्या बचेगा जेड प्लस एक्स बचेगा, ठीक है, ये बचेगा और यहां बचेगा माइनस का वाई स्क्वायर और यहां क्या बचेगा माइनस का जेड एक्स, ठीक है। चलो जल्दी से हल करो इसको, जल्दी से हल करके बताओ अब आगे क्या हो जाएगा। डेल्टा बराबर हमारे पास ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स लिखा हुआ है, लिखा रहने तो इसको अंदर गुणा कराओ, जब इसको अंदर गुणा कराओगे तो हमारे पास हो जाएगा वाई जेड और इसको इससे कराओगे तो प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स वाई, माइनस का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा जेड एक्स, ठीक है। अब बच्चों यहां पे साथ लेंगे और साथ लेने के बाद हल करेंगे, बस 2 स्टेप और। यहां क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स हो जाएगा, इसको जरा देखो किसको किसको साथ लेंगे, किसको साथ लेंगे, इसको साथ लेंगे, इस वाले को साथ में लेंगे और इस वाले को साथ में लेंगे। हमारे पास क्या है यहाँ एक्स वाई और यहाँ क्या है माइनस का जेड एक्स है, इसको साथ में लेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लस का वाई जेड है माइनस का वाई स्क्वायर। हल करो जरा, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स, यहां दोनों में कॉमन क्या यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहां क्या बचेगा y माइनस जेड बचेगा। इन दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन है तो, लेकिन हम माइनस का y कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि यहां ये 2 है ना, तो ये हमारे पास ये माइनस वाला प्लस का प्लस वाला माइनस का हो जाएगा y माइनस जेड। अब दोनों से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स, यहां से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा y माइनस जेड, तो बचेगा क्या यहाँ x माइनस वाई बचेगा, क्या बचेगा x माइनस वाई। किसी को चाहो तो आप थोड़ा सा इसको सेट करके लिख सकते हो, थोड़ा एडजस्ट करके लिख सकते हो, बस हो जाएगा। एक स्टेप अगर इसको एडजस्ट करके आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या डेल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस का y, क्या y माइनस का z और z माइनस का x। यही बच्चों हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। मतलब हमें सिंप्लीफाई करना था। अगर कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर अगर हम इतना लिख दें, क्या अगर हम इतना लिख दें तो क्या हमारा आंसर नहीं माना जाएगा, गुणा करके लिख दे तो क्या आंसर नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, लेकिन बुक कहती है कभी कभी कि आप हमारी बात ही माने, हमारा जैसा आंसर ही लेके आए, है ना। तो जब हमारा ही बात माने, हमारा ही जैसा आंसर लेके आए, तो फिर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको कॉमन वॉमन लेके थोड़ा सेट करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा ये वाला, है ना। आप वैसे एग्जाम में अगर हैं
एग्जाम में मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट कर दीजिएगा हल करने पर, हल करने के बाद सीधा ये वाला स्टेप लिखिएगा, नंबर नहीं कटेगा। इतना लिखने के बजाय आप सीधा यहां लिख दीजिएगा इसको हल करने पर क्या, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इतना लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। कैसे था जरा देखो, यहां तो सबको समझ में आ गया होगा, ये रखा फिर इसका मान उठा के रखा, ये रखा ये वाला फिर इसका मान उठा के रखा, ये रखा फिर इसका मान उठा के रख दिया। हमने क्या किया, इसको जैसा था वैसा ही लिख दिया, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की। इसको अंदर गुणा करा दिया, इसको अंदर गुणा करा दिया, इस पहले वाले को लास्ट वाले को साथ ले लिया, फिर इस वाले को और ये जो बचा इस वाले को साथ ले लिया, ये जैसा था वैसा ही लिख दिया। इन दोनों में y कॉमन था तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, इन दोनों में क्या y स्क्वायर कॉमन था तो जेड माइनस एक्स बचा। यहाँ पे माइनस का जेड एक्स था, ये जैसा था वैसा लिख दिया। यहाँ पे फार्मूला बन रहा था, फार्मूला लगा दिया, ये जैसा था वैसा, ये जैसा था वैसा लिख दिया। जेड माइनस एक्स यहाँ भी, जेड माइनस एक्स यहाँ भी, जेड माइनस एक्स यहाँ भी कॉमन ले लिया, ये बचा लिख दिया, माइनस वाई स्क्वायर बचा लिख दिया, माइनस जेड एक्स बचा लिख दिया। इसको अंदर गुणा करा दिया, ये आ गया, ये जैसा था वैसा लिख दिया। अब इसमें क्या किया कि हमने एक्स वाई और इस जेड एक्स को साथ ले लिया, इस वाई जेड और माइनस वाई स्क्वायर को साथ ले लिया। इसमें एक्स कॉमन ले लिया तो वाई माइनस जेड हो गया, इसमें माइनस का वाई कॉमन ले लिया तो वाई माइनस जेड हो गया। दोनों से वाई माइनस जेड हमने बाहर खींच लिया तो बचा क्या, एक्स माइनस का वाई। अब इसको अरेंज करके लिख दिया तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई बात? हाँ, हम बार बार यही कह रहे हैं कि एग्जाम में इतना ज्यादा हल करने के प्रयास के चक्कर में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। नंबर नहीं कटता है, आपका आंसर से मतलब है। इतना लिखने के बाद आप लिख दीजिएगा इसको हल करने पर डायरेक्ट ये वाला स्टेप आप हटा सकते हैं, पूरा स्टेप हटा सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला आंसर लिख दीजिएगा, डन कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, नंबर नहीं कटेगा। ये मैथ है, हल करने पर आप लिख दीजिएगा, समझ जाएंगे भाई बच्चा ने हल किया है ना। आंसर बच्चे वो जो टीचर होते हैं आंसर देखते हैं, टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है तो फिर बनाइए बैठ के, अगर आप पर्याप्त टाइम है, टाइम की कमी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो बच्चों, आज हम थोड़ा सा प्रमेय पढ़ने वाले हैं। कौन सी? जरा प्रमेय नंबर 2 पढ़ा जाए, उसके बाद फिर थोड़ा आगे जाना जाए। और क्योंकि आज हम बहुत सारी प्रमेय डिस्कस करेंगे तो उन प्रमेयों को भाई आप सभी लोग थोड़ा ध्यान से एकदम मन से समझिएगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। भाई सभी लोग अगर प्रमेय को अच्छे से सीख गए ना तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सवाल तो आपसे बन जाएंगे, गारंटी के साथ बन जाएंगे, ये हम भरोसा दिलाते हैं। लेकिन आप पहले प्रमेय सीख लो, उसके बाद फिर चलते हैं सवालों की तरफ। बच्चों, प्रमेय क्या कहती है जरा एक बार इसको देखिएगा। इस प्रमेय को सोल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। सब लोग ध्यान से देखिएगा। सर मैथ का टेस्ट लीजिए, खुशी यादव जी करें, बिल्कुल लेंगे, बहुत जल्द आएगा, मैथ का टेस्ट होने वाला है बहुत जल्द। यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय को मतलब बच्चों समझते हैं ना, जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है, ऐसा आव्यूह जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है उसको हम लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर जो ए है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका मतलब क्या है कि ए और ए इनवर्स को अगर आपस में गुणा करा दो, ए और ए इनवर्स को अगर आपस में गुणा करा दो तो अगर आई बन जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ए क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, बी क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स ए बराबर ये क्या होता है, आई होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। या फिर बी इनवर्स या फिर बी इनवर्स बी बराबर आई होता है, बराबर क्या होता है, आई होता है। ये कंडीशन है बच्चों व्युत्क्रमणीय आव्यूह की, कि अगर एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो एक कंडीशन ऐसी होगी, ये कंडीशन या तो फिर ऐसी होगी, बी वाला भी अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो। ठीक है, अब यहां पे बच्चों हम थोड़ा सा मानेंगे और मानने के बाद फिर आप लोगों को इसमें बताएंगे कि होता क्या है ना। अगर ऐसी कंडीशन है तो, है ना, यदि हमने माना यदि ए और बी है ना, सर एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है, डीपीपी दीजिए रितिका शर्मा जी, कम क्वेश्चन नहीं, अगर आप मन से लगाएंगे ना तो वही क्वेश्चन आप लोगों को बहुत भारी लगेंगे। अगर पूरे आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो वही क्वेश्चन आप लोगों को बहुत भारी लगेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, ए और बी, यदि ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम, यदि ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह हैं तो, अगर एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम ऐसा लिखते हैं प्रतिलोम आव्यूह हैं तो या हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि ए इनवर्स बराबर बी होता है तथा बी इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स बराबर ए होता है। अगर ए बी का प्रतिलोम है तो ए इनवर्स बराबर बी हो जाएगा, अगर बी इनवर्स ए का प्रतिलोम है तो बी इनवर्स बराबर ए हो जाएगा। ये भी एक कंडीशन है, इसको भी जरा याद रखिएगा, है ना, ये भी एक कंडीशन है, इसको भी जरा याद रखिएगा।
इस हिसाब से क्या बनेगा, इस हिसाब से बच्चों बनेगा क्या, ए बी बराबर क्या बी ए बी बराबर क्या बनेगा, बी ए बराबर बनेगा आई, यानी कि ए बी तथा बी ए भी उसी कोट के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं। ये कैसे हुआ, अगर आप पूछेंगे कि सर ये कैसे हो गया कि ए बी बराबर बी आई हो गया, बी ए बराबर बी आई हो गया, कैसे हुआ? अगर हम कह रहे हैं कि बी को ए इनवर्स लिखा जाएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह हैं तो ये कंडीशन फॉलो होती है कि ए इनवर्स बराबर बी होता है और बी इनवर्स बराबर ए होता है। तो यहां पे अगर इसकी जगह पे, इस बी की जगह पे अगर ए इनवर्स लिखें तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, और ए को जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आई बनेगा, यानी कि यहां से तो आई आ जाएगा। और जब हम बी ए लेंगे, है ना, बी ए लेंगे, यानी कि ए को क्या लिखा जा सकता है, बी इनवर्स लिखा जा सकता है। इस ए को क्या लिखा जा सकता है, बी इनवर्स, यानी कि बी इनवर्स बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या, बी ए बराबर क्या होता है, आई होता है, यदि बराबर क्या होता है, आई होता है। ये बच्चों कंडीशन है कि अगर ए तथा बी दोनों एक ही कोट के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोट के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं। ये कंडीशन बच्चों जरा एक बार याद कर लीजिएगा, इसी का काम करेंगे। ये सारी प्रमेय जो है आगे चल के यूज होने वाली हैं, इनका प्रयोग होने वाला है ना, इनका काम आगे यूज होने वाला है, इनका प्रयोग होने वाला है। जरा प्रमेय को भाई आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इन सभी प्रमेयों का आगे चल के यूज होगा, ठीक है। हाँ, कितने बच्चों को क्लियर है जरा बताओ तो फिर आगे थोड़ा सा और समझाया जाए आप लोगों को। एक प्रमेय और ली जाए, और वो प्रमेय थोड़ा सा मस्त वाली है, थोड़ा सा दमदार वाली प्रमेय है। ये वाली तो क्लियर हो गई, ये वाली तो क्लियर हो गई प्रमेय कि क्या, अगर ए इनवर्स करते हैं या ए इनवर्स ए करते हैं तो आई आ जाता है, यानी कि ए तथा बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं, तब कंडीशन ये होती है, ठीक है। चलो ये वाली प्रमेय बच्चों देखा जाए। प्रमेय नंबर 3 क्या है, इसको जरा देखा जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। बच्चों प्रमेय नंबर 3 क्या कहती है कि आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है, अर्थात सारणिक ऑफ ए बी बराबर क्या होता है, सारणिक ऑफ ए सारणिक ऑफ बी, जहां ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। बच्चों ये प्रमेय क्या कहती है, इसको जरा देखो। प्रमेय ये कहती है कि अगर हमारे पास सारणिक ऑफ ए बी करोगे तो सारणिक ऑफ ए मिलेगा या सारणिक ऑफ बी मिलेगा, जहां पे ए और बी क्या है, वो समान कोटि के आव्यूह होते हैं। यानी कि ए बराबर भी कोई समान कोटि का आव्यूह हो सकता है जिसकी कोटि 2 क्रॉस 2 होगी, और बी भी इसी समान कोटि का आव्यूह हो सकता है जिसकी कोटि 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 हो सकता है, यानी कि वर्ग आव्यूह रहेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सारणिक होती है, यानी कि सारणिक ऑफ ए बी बराबर होता है सारणिक ऑफ ए इंटू सारणिक ऑफ बी, या फिर इसी का जस्ट अपोजिट अगर करोगे आप, क्या, सारणिक ऑफ बी ए बराबर, अगर सारणिक ऑफ बी ए निकालोगे तब भी आपका क्या निकलेगा, सारणिक ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे, सारणिक ऑफ बी सारणिक ऑफ ए, और इन दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि सारणिक ऑफ ए बी का मान हमेशा बराबर होगा सारणिक ऑफ बी ए के मान के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि क्या ए बी बराबर होगा बी ए के, नहीं, ए बी ए के कभी बराबर नहीं होगा। लेकिन इनका सारणिक निकालेंगे तो इनका सारणिक हमेशा कैसा आएगा, सारणिक हमेशा बराबर आएगा, लेकिन ए बी और बी ए कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अगर एग्जांपल से आप लोगों को समझाया जाए, जैसे मान लो ए बराबर हमारे पास 1 3 1 4 ऐसे दिया गया है, यहां मान लो दिया गया 5 2 1 3 दिया गया, और आपसे कहा जाए जरा ए बी निकालो, तो जरा ए बी आप जब निकालेंगे तो क्या होगा, यानी कि गुणा करना है, गुणा करना हमारे पास 1 2 1 4 का गुणा करना है किससे, 5 1 2 3 से गुणा करो, जरा बताओ ए बी क्या आता है। तो जब आप ए बी निकालेंगे क्या हो जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो 5, इसका इससे करेंगे तो 5, इसका इससे करेंगे तो 1, 5 1 6 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 10, इसका इससे करेंगे तो 4, 10 4 14 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 2, इसका इससे करेंगे तो 3, 2 3 5 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 4, इसका इससे करेंगे तो 12, 12 4 16 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास बच्चों ए बी कुछ ऐसा आएगा। अगर मान लो बी ए निकालने को बोला जाए आपसे कि बी ए निकालो, तो बी ए यानी कि बी वाली पहले लिखेंगे, बी वाले क्या है 5 2 1 3, ए वाली बाद में लिखेंगे 1 1 2 4, गुणा करो जरा बताओ, देखो जरा गुणा कराओ जरा देखो और बताओ। जब गुणा करोगे तो 5 और इसका इससे करोगे तो 5 4 9 आएगा, इसका इससे करोगे तो 1, इसका इससे करोगे तो 3 दूनी 6 आएगा, यानी कि 6 1 7 हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो 5, इसका इससे करोगे तो 4 दूनी 8, 8 5 13 हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो 1 और इसका इससे करोगे 4 3 12 1 13 हो जाएगा। ये देखो बी ए देखो बिल्कुल अलग है, ए बी देखो बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर यहां से कहा जाए कि ए बी का सारणिक बताओ, ए बी का सारणिक बताओ, तो जरा देखो क्या आएगा। इसको इधर गुणा करोगे 16 छक्का 96 माइनस 14 5 70, इसको जरा हल करो बताओ कितना आएगा। 96 में अगर 70 आए घटाओगे तो शायद 26 बचेगा,
कितना बचेगा 26, सारणिक 26 आएगा। और जब यहाँ पे BA निकालोगे यानी कि BA का सारणी निकालोगे तो यानी कि इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, 13 9 117 शायद है ना, और माइनस 13 7 91, इसको घटाओ जरा, 7 में 1 जाएगा 6 और यहाँ बचेगा कितना 11, 11 में 9 जाएगा 2। तो यहाँ देखो BA का अगर आप सारणिक लोगे, BA का अगर आप सारणिक लोगे तो बराबर होगा, इसका भी मान 26 आया और इसका भी मान 26 आया, यानी कि इनका सारणिक हमेशा बराबर होगा, सारणिक का मान बराबर होगा। लेकिन बच्चों सारणिक का मान बराबर होगा लेकिन AB और BA कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो इस चीज को जरा नोटेड डाउन कर लीजिएगा कि क्या होता है, सारणिक ऑफ AB को सारणिक ऑफ A सारणिक ऑफ B लिखा जा सकता है, और सारणिक ऑफ BA को सारणिक ऑफ B सारणिक ऑफ A लिखा जा सकता है। और सारणिक ऑफ AB का मान हमेशा बराबर होगा सारणिक ऑफ BA के मान के बराबर, लेकिन AB कभी BA के बराबर नहीं होगा। इसको भाई नोटेड डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, नोटेड डाउन कर लीजिएगा। सर स्लो में गुना करिए, समझ में नहीं आया प्लीज। प्रीति सिंह जी, अरे ये गुना वही आप भी वाले चैप्टर में तो इतना सारा गुना आप लेकर सीखा, भूल गए क्या गुना? आप भी वाले चैप्टर में इतना सारा गुना किया, भूल गए क्या? अभी तो बहुत बड़े बड़े सवाल आने वाले, फिर तो आपको वो बिठा देंगे, आप उठ ही नहीं पाएंगे, उन्हीं के नीचे दब जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। गुना करना सीखिए भाई, आपने तो पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं आप भी वाला। ये बच्चों एक प्रमेय है, और यहां से एक प्रमेय और आती है। वो प्रमेय किस प्रकार की होती है? वो प्रमेय ऐसे कहती है कि यदि कोई हमारा n क्रॉस n कोटि का एक कोई आव्यूह है वो, तो है ना बच्चों, एक प्रमेय और यहां से आती है। उस प्रमेय का ना कहें उसको, एक नोटेड पॉइंट करके उसको बात लिखें तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। वो क्या चीज होती है कि बच्चों, अगर हमारे पास कभी कभी सवाल यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारे बनते हैं कि अगर यदि n क्रॉस n, या फिर ऐसे लिख दो n कोटि का कोई एक वर्ग आव्यूह है, क्या है, वर्ग आव्यूह हो, तो अगर इसी का बच्चों हम लोग क्या निकालें, एडज्वाइंट A का अगर हम लोग सारणिक निकालें, यानी कि सभी अवयवों का जो सहखंड है वो निकालें, अगर एडज्वाइंट A का सारणिक निकालें तो आता क्या है, सारणिक में आता है a की पावर n-1, यानी कि वो फार्मूला क्या होता है, सारणिक a की पावर n-1 होता है, होगा। ये बच्चों यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारे बनेंगे, ढेर सारे बनेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बनते हैं ढेर सारे प्रश्न। अब अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में आपको समझाएं तो कैसे समझाएंगे, जरा देखो, यहां पे हमें कुछ मानना पड़ेगा और मानने के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, इसको समझेंगे। चलो आगे हम इसको जरा समझेंगे बच्चों, एक एक करके बारी बारी करके हम सीखेंगे। बच्चों माना हमारे पास, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, कि क्या हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एडज्वाइंट A का अगर A से मल्टीप्लाई करा दो, या फिर अगर A का एडज्वाइंट A से मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बनता है, I बनता है। पढ़ा था कल कि अगर एडज्वाइंट A का A से मल्टीप्लाई कराओ या फिर A का एडज्वाइंट A से मल्टीप्लाई कराओ तो I बनेगा। तो हम एक कंडीशन इसमें लेंगे, है ना, I ना बने के, सॉरी, सारणिक ऑफ AI बनेगा। ये था बच्चों, सारणिक ऑफ AI था, जरा ठीक कर लेना, है ना, ये बनता था। अब हम इसमें एक कंडीशन लेंगे और उसके एक कंडीशन को लेकर सॉल्व करेंगे भाई। हम ये वाली कंडीशन उठाएंगे बच्चों, ये वाली हमारे पास क्या है, जरा देखिएगा भाई सब लोग। हमने ले लिया कि माना कि एडज्वाइंट ऑफ A, एडज्वाइंट A इंटू में A बराबर हमारे पास क्या है, सारणिक A और I है। I क्या होता है, इकाई आव्यूह होता है, उसको जरा लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडज्वाइंट A इंटू में A बराबर, ये सारणिक A लिखा रहने देंगे, I को I की वाली टेबल लिख देंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे लिख देंगे। अब क्या होगा, ये सारणिक A अंदर गुणा होगा, सारणिक A अंदर गुणा होगा, यानी कि हमारे पास ये ऐसा हो जाएगा, एडज्वाइंट A इंटू में A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जरा ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सारणिक ऑफ A बनेगा 0 0 0, सारणिक ऑफ A बनेगा 0 0 0, यहां क्या बनेगा, सारणिक ऑफ A बनेगा। हो गया। हम जानते हैं कि जब आव्यूह में गुणा होता है तो सभी से गुणा होता है, हर एक एलिमेंट से होता है, कर दिया। अब यहां पे बच्चों जो खासकर मेन बात है, अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर इसका हम पूरे का सारणिक लें, अगर इस आव्यूह का हम सारणिक निकालें, इस पूरे आव्यूह का क्या निकालें, सारणिक निकालें, यानी कि हम अगर क्या करें, एडज्वाइंट A इंटू में A का हम लोग क्या निकालें, सारणिक निकालें, तो इधर क्या हो जाएगा, इसको पूरे में सारणिक में लिखना पड़ेगा। हमने लिखेंगे सारणिक ऑफ A 0 0 0, सारणिक A 0 0 0, सारणिक A, ऐसा लिखेंगे। अच्छा बच्चों, सारणिक की एक खास बात क्या होती है, जरा बताओ, कि जब भी कॉमन आता है या तो एक पंक्ति से आता है या फिर एक स्तंभ से आता है ना, कॉमन आता है। तो जरा भाई सब लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत तगड़ा तगड़ा चल रहा है सिस्टम। एडज्वाइंट A इंटू में A का हम लोग ले रहे हैं सारणिक,
तो जरा देखो, अब ध्यान से देखो, इससे कॉमन लेंगे तो सारणिक ए आ जाएगा, इससे कॉमन लेंगे तो सारणिक ए आ जाएगा, इससे कॉमन लेंगे तो सारणिक ए आ जाएगा। आव्यूह में क्या होता था, ये आव्यूह था, तो जब गुणा करेंगे तो सभी से गुणा होता है, लेकिन सारणी में ऐसा नहीं होता। सारणी में गुणा या तो एक पंक्ति से होता है या एक स्तंभ से होता है, तो कॉमन भी या तो एक पंक्ति से होता है या एक स्तंभ से होता है। तो यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, तो 1 2 3, यानी कि जब कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा सारणिक ए की पावर 3, और बचेगा क्या हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा कुछ बचेगा। अब इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। इसको हम लोग अगर अलग अलग करें तो क्या बनेगा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ए का सारणिक लगा सकते हैं, इनटू में ए का सारणिक लगा सकते हैं। यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, सारणिक ए का क्यूब हो जाएगा। और बच्चों ध्यान दो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब 1 लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, यानी कि 1 आएगा। इसको सॉल्व करने पे सिर्फ 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब यहां सारणिक ए है, इधर हल करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो यानी कि 1 कट जाएगा। तो हमारे पास बच्चों क्या बनेगा, जरा देखो तो, हमारे पास बनेगा एडजॉइंट ए का सारणिक बराबर, यहां हो जाएगा सारणिक ए का क्यूब बटे में हमारे पास ये हो जाएगा सारणिक ए, ये इधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब ये भाग वाला 1 काट देगा, यहां पावर, यहां 2 बचेगी, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हमारे पास यहां हो जाएगा सारणिक ऑफ ए की पावर में 2, ए की पावर में 2। ध्यान दो, अब यहीं से आप लोग स्पष्ट जरा ध्यान से देखिए, हम क्या बता रहे थे, हम क्या बताने बच्चों जा रहे थे आप लोगों को, हम ये बताना चाह रहे थे, ये फार्मूले को जरा सिद्ध करना चाह रहे थे। क्या क्या सिद्ध करना चाहते थे कि अगर आप एडजॉइंट ए का सारणिक लोगे तो पावर में क्या होता है, सारणिक ए की पावर n-1 होता है। देखो यहां जरा, हमने जो सारणिक ली थी, हमने जो आव्यूह लिया था, उसकी कोटि क्या थी, 3 क्रॉस 3 कोटि का था। ये देखो इसकी कोटि कितनी है, 3 क्रॉस 3 की कोटि का था। जहां ये क्या है, ये कोटि है n कोटि की है। कितनी कोटि के लेंगे, अगर 3 क्रॉस 3 का लिया है तो यहां उसी में फार्मूले में रख देना है, 1 घटा देना, आंसर आ जाना है। देखो जरा, अब क्या है, अब जैसे आपसे पूछा जाए, कोई बच्चों जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसा पूछा जाएगा कि मान लो हमारे पास कोई सारणिक है, 4 क्रॉस 4 की सारणिक है, कोई सारणिक कैसी है, या कोई आव्यूह कैसा है, 4 क्रॉस 4 का आव्यूह है या कोटि का आव्यूह है हमारे पास, तो आपसे पूछेंगे कि एडजॉइंट ए का मान कितना होगा, एडजॉइंट ए की सारणिक का मान कितना होगा, तो आप ये कहेंगे कि सर सिंपल सा फॉर्मूला है, ए की पावर यहां कितनी कोटि का आव्यूह है, 4 कोटि का है, यानी कि 4 - 1, यानी कि हमारे पास सर ये आंसर हो जाएगा क्या, सारणिक ए की पावर 3 हो जाएगा। बस 1 घटा देना है, बस काम हो जाना है, बस घटा देना है, बस काम हो जाना है। बच्चों यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, यहां से क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। ये फार्मूला है और उस फार्मूले का ये रहा प्रूव्ड, जरा एक बार देख लीजिए, ये प्रमेय है। अगर कोई ऐसा मान पूछता है, कोटि उसकी दे देता है और आपसे इसका मान पूछता है, तो आप खट से आंसर बता दीजिएगा, 1 घटा के आंसर बता दीजिए, बस हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आप बता दीजिएगा। जैसे एक और जरा बता दो, इसी प्रमेय के अकॉर्डिंग जरा एक और बता दो, जरा इसी प्रमेय के अकॉर्डिंग एक और बता दो कि हमारा अगर 2 क्रॉस 2 का कोई एक आव्यूह है, तो अगर हम एडजॉइंट ए का अगर सारणिक पूछें कि एडजॉइंट ए के सारणिक का मान क्या होगा, तो बताओ क्या आंसर होगा, एडजॉइंट ए के सारणिक का मान क्या होगा, तो आंसर क्या बताएंगे आप लोग। यदि एक ही निकालना था तो शुरू में एक ही ले लेते, ए से गुणा करवा देते सर, मतलब एक ही निकालना था, मतलब क्या एक ही निकालना था, ये इसको गुणा नहीं करवाते सकते यार, अगर डायरेक्ट गुणा करा देते तो ये हमारी प्रमेय कैसे प्रूफ होती भैया। हमें यहाँ ए की पावर 3 लेके आना था, उसका सारणिक निकालना था, हमें आव्यूह का मान थोड़ी चाहिए, हमें सारणिक का चाहिए थी। तो आव्यूह लिखा हुआ है, पहले आव्यूह को सारणिक बनाएंगे, सारणिक बनाएंगे तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, इसको अंदर गुणा कराना पड़ेगा, जब अंदर गुणा कराएंगे तो फिर सारणिक में लिखेंगे, जब सारणिक में लिखेंगे तो हमें सारणिक को हल करना है, आव्यूह को थोड़ी हल करना है। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया सारणिक ए की पावर 1, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सारणिक ए की पावर 1, क्यों, 2 में 1 घट जाएगा तो 1 ही बचेगा, सारणिक ए की पावर n या सिर्फ सारणिक ए आ जाएगा। बच्चों यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, यानी कि यहां से 1 नंबर आपका क्लियर हुआ, इस प्रमेय से, इस प्रमेय से 1 नंबर क्लियर हुआ। अगर मान लो सवाल आता है तो यहां से 1 नंबर एकदम कंफर्म, 1 नंबर एकदम कंफर्म है, ठीक है, 1 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। कर ले जाओगे, कर ले जाओगे। एक बार फिर से बताना क्या है बच्चों, ये एक प्रमेय होती है जो हमने कल पढ़ा था, प्रमेय नंबर 1, ये होता है ना, हमने ये और ये उठाया, इसका हमें निकालना था सारणिक, तो हमने आई का मान पहले लिखा, फिर सारणिक को अंदर गुणा कराया, फिर इसको हमें सारणिक निकालना था तो सारणिक लगाया दोनों तरफ, फिर इससे कॉमन हमने ले लिया तो 3 कॉमन आ गए, क्योंकि यहां से 1 कॉमन आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, तो 3 हो गए। इसको बचाइए, इसको हल कर लिया तो इसका मान आया 1, यहां भी इधर एक भी सारणी आया था, घटा दिया तो ये हो गया, a² हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया। ये फार्मूला हमको सिद्ध करना था तो सिद्ध हो गया कि जो सारणिक ऑफ मतलब एडजॉइंट ए का जो सारणिक होता है उसका फार्मूला होता है कि सारणिक ऑफ ए की पावर n-1। अगर हमने 3 क्रॉस 3 का लिया था तो यहां मान कितना आ रहा, 2 आ रहा था। इसी तरह से हमें हल करना है। सर जी सब एक जैसा लग रहा है, हैं? एक जैसा लग रहा है, अरे भाई एक जैसा ना करो, गबड़ना नहीं भाई, गबड़ दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, गबड़ना नहीं तो दिक्कत हो जाएगा भाई, भाई दिक्कत हो जाएगा, गबड़ना नहीं है भाई। चलो लास्ट प्रमेय, उसके बाद फिर सवाल, लास्ट प्रमेय उसके बाद फिर सवाल, प्रमेय नंबर 4 लास्ट है, उसके बाद फिर सवाल बताएंगे और आप लोगों को
उम्मीद है कि सवाल अच्छे से समझ में आए बच्चों, उम्मीद है कि सवाल अच्छे से समझ में आए। क्या कह रहा है कि प्रमेय नंबर 4 है कि एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय है। बच्चों इसका मतलब पता क्या है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये जो आप सीखेंगे वो हम लोग इसको दूसरी भाषा में ऐसे बोलते हैं, आव्यूह का प्रतिलोम निकालना सीखेंगे। आव्यूह का हम लोग प्रतिलोम निकालना सीखेंगे, यानी कि इनवर्स निकालना सीखेंगे। कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या है, वो फार्मूला जरा हम लोग देखेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब बच्चों ये वाली चीज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भैया जी, वेरी वेरी मोस्ट है। यहां से सवाल भैया बहुत तगड़े इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा 5 नंबर का एक सवाल आएगा, पूरा पूरा। अगर ए इनवर्स निकालना है तो पूरा पूरा 5 नंबर का सवाल आएगा, है ना। ठीक है, चलो बच्चों देखा जाए भाई, समझा जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने ये बताया था, अभी अभी पीछे पढ़ाया था कि अगर कोई दो आव्यूह एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, यदि क्या, यदि ए और बी, ये बच्चों हम सब मान रहे हैं, यहां माना लगा देंगे क्योंकि हम मैथ के छात्र हैं, बहुत सारी चीजें मानते हैं। माना यदि ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के अगर प्रतिलोम आव्यूह हैं, प्रतिलोम आव्यूह हैं, तो कौन सी कंडीशन फॉलो होती है जरा बताओ। है तो कंडीशन आपने बताया था, अगर प्रतिलोम है तो कंडीशन ये फॉलो होती है कि ए इनवर्स बराबर होता है बी के, तथा बी इनवर्स बराबर होता है ए के। उस हिसाब से आपने ये भी बताया था कि अगर ए का ए इनवर्स से करोगे तो आई आएगा, बी का बी इनवर्स से करोगे तो आई आएगा, है ना। ए इनवर्स का ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आई होगा, या फिर आप बी इनवर्स करोगे या फिर बी इनवर्स बी का मल्टीप्लाई करोगे तब भी आई होगा। या फिर एक कंडीशन और बताई थी कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई बताया था। ये सारी कंडीशन बताई है, अभी अभी बताई है, अभी अभी बताइए। जरा इन्हीं का काम करना है, इन्हीं का यूज लेना है, बस काम हो जाने वाला है। लास्ट टॉपिक, बढ़िया टॉपिक, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक है और बढ़िया टॉपिक है, बस फार्मूला मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। जरा देखिएगा भाई, अब हम लोगों ने, हमारे पास या हम जानते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए इंटू में ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट में एडजॉइंट ए बराबर में क्या होता है, सारणिक ऑफ ए आई होता है। यहीं से हम प्रतिलोम फलन निकालना सीखेंगे बच्चों, यहीं से हम क्या निकालेंगे, प्रतिलोम फलन निकालना सीखेंगे। तो अब क्या करेंगे पूरे सवाल में हम लोग, क्योंकि यहां सारणिक ए है, क्योंकि हमें आई लाना है, क्या लाना है, हमें आई लाना है। प्रतिलोम फलन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आई। तो सारणिक ए से सभी में भाग कर देंगे। जब सारणिक ए से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जरा देखिएगा, बनेगा एडजॉइंट ए ऑफ ए अपान में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा सारणिक ए बराबर, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटू ये हो जाएगा एडजॉइंट ए अपान में ये क्या हो जाएगा, सारणिक ए हो जाएगा बराबर, इधर क्या हो जाएगा, ए आई अपान में सारणिक ए हो जाएगा। यानी कि सभी में हमने सारणिक ए से कर दिया भाग। देखो ये से ये कैंसिल, कैंसिल, बचा क्या, बचा क्या बच्चों जरा बताओ तो भाई। बचा हमारे पास ये क्या, हमको मिल गया एडजॉइंट ए अपान में सारणिक ए इंटू में ए बराबर ए इंटू में क्या, एडजॉइंट ए अपान में सारणिक ए बराबर में आई। इसको आप लोग समीकरण 1 देखिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 देखिए, और यहीं से गेस करिए, आपको कुछ दिख रहा होगा बच्चों, यहीं से कुछ गेस करिए, आपको कुछ समझ में आएगा क्या, कि अगर ए को ए इनवर्स से गुणा कराते हैं तो आई बनता है, या फिर ए इनवर्स को ए से गुणा कराते हैं तो आई बनता है, और कहीं नहीं बनता, यानी कि उसी का प्रतिलोम होता है तो आई बनता है। तो अगर इस वाले चीज को ए से गुणा कराया जा रहा है तो आई बन रहा है, यानी कि ये क्या है, ये हमारा प्रतिलोम है ए का। ध्यान देना, अगर ए को इस वाली चीज से गुणा कराया जा रहा है और आई बन रहा है, यानी कि ये वाला वैल्यू इसका क्या है, प्रतिलोम है। यानी कि ये किसका मान है, ए इनवर्स का मान है, क्योंकि देखो ए को ए इनवर्स से कराओगे या फिर ए इनवर्स को ए से गुणा कराओगे तो आई बनेगा। इसी प्रकार से इसको इससे कराया जा रहा है, इसको इससे कराया जा रहा है तो आई बन रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि ये वाला जो मान है वो ए इनवर्स का मान है। अतः बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं, इस समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हमको देखने से ये स्पष्ट लग रहा है कि क्या, कि ए इनवर्स बराबर क्या है, फार्मूला बन गया ए इनवर्स बराबर 1 अपान में सारणिक ए, ऐसे लिखो, एडजॉइंट ए अपान में क्या,
सारणिक ए, ये फार्मूला मिल गया, ये फार्मूला मिल गया ए इनवर्स का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने का। क्या? ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे में सारणिक ए, ये फार्मूला है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे में सारणिक ए। बच्चों बस इसी का काम था और कुछ नहीं, बस हो गया। यानी कि फार्मूला, यानी कि जब भी आपको प्रतिलोम फलन कहेगा ज्ञात करो या ए इनवर्स ज्ञात करो, तो ए इनवर्स के लिए फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ए बटे में सारणिक ए। इस फार्मूले का बहुत ज्यादा प्रयोग होगा, यानी कि यही फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला। ये वाला फार्मूला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला है। चलो अब आपको इस फार्मूले को जरा एक बार रट लेना, जल्दी से ब्लड में डालो। ए इनवर्स वाला फार्मूला क्या होता है? ए इनवर्स वाला फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बटे में सारणिक ए। बताओ बच्चों, समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? जरा बताओ। ये फार्मूला है भाई, ये कैसे बना जरा देखो। हमने माना कि यदि ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह हैं तो ये कंडीशन को फॉलो करते हैं, यानी कि ए का ए इनवर्स से या फिर ए इनवर्स का ए से अगर गुणा कराओगे तो आई बनेगा, बी का बी इनवर्स से या फिर बी इनवर्स बी का कराओगे तो आई बनेगा, यानी कि ए बी बराबर बी ए बराबर बी आई होता है ना? इस हिसाब से होता है आई। तो अगर इस हिसाब से ये है तो हमारे पास एक फार्मूला ये होता है, अगर हम सारणी के से भाग कर दें तो ये बनेगा। अगर इसको इससे गुणा कराया जा रहा है, इसको इससे गुणा कराया जा रहा है, आई बन रहा है, यानी कि ये वैल्यू किसकी है? ए इनवर्स की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला ऑलरेडी हमको बताया गया, प्रमेय हमको बताई गई है ऑलरेडी, ये वाली हमको प्रमेय बताई गई, तो उस हिसाब से ये वाला ए इनवर्स का मान है। ठीक है? एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं सर? बबली क्वीन जी, अब सवाल होगा तो पता चलेगा एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। निकाला जाए एडजॉइंट ए। चलो बच्चों, गोर लागत बानी गुरु जी। अच्छा भैया, गोर लागत आनी। अच्छा, एक चीज हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, अब बता नहीं क्या अच्छा लगता है, बिहार के बच्चों को हमें इतना, मतलब क्या ही बताएं, यहाँ वाह को वाह नहीं बोला जाता है और रा को रा नहीं बोला जाता। मतलब अड़ा को, जो अड़ा होता है ये, इसको अड़ा ना बोल के रा बोलते हैं, रा बोलते हैं। जैसे उनको बोलना होगा, मतलब जैसे जहां अड़ा आता है वो अड़ा नहीं बोलते, रा बोलते हैं। मतलब कहीं है, जैसे होटल गए तो जैसे आपको वेज लेना है, मान लो वेज में कुछ भी ऑर्डर करना है, तो वेज नहीं भेज बोलते हैं। बोलते क्या है? भेज, ये। और जबकि रियल में होता क्या है? होता है वेज, लेकिन यहाँ वाह को भा पढ़ा जाता, भेज पढ़ा जाता, भेज, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन कहेंगे, वेजिटेरियन। अब जैसे मान लो लड़ता है, मान लो कहें क्वेश्चन सारा लड़ जाता है, तो लड़ जाता नहीं बोलेंगे, लड़ जाता है, सारा लड़ जाता है ना? कितना बढ़िया बोलते हैं। कोची करते हैं आप? कोची करते हैं बताइए भाई। अब क्वेश्चन एक किया जाए तो फिर मजा आ जाए भाई क्वेश्चन में। ठीक है? हाँ, लड़का को लड़का बोलते हैं ना, कहन वो लड़का जो है बहुत बहुत जो है शैतान लड़का है, वो बहुत शरारती लड़का है। वो जो लड़की है वो बहुत, लड़की जो है ना बहुत शरारती लड़की है, पढ़ती नहीं है लड़की, और लड़की जो है मार खाने का मन है लड़की को। चलो आ जाओ, टॉपिक पे आओ, जल्दी से आओ। यदि ए बराबर कुछ ऐसा है तो कह रहा है सत्यापित कीजिए क्या कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ये होता है। पहले हमको सत्यापित करना है। साथ में बच्चों इसमें, इस प्रश्न में हमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। साथ में हमें क्या क्या करना है? यानी कि इसमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है, यानी कि ए इनवर्स भी निकालिए। चलो भाई देखा जाए, तो पहले ए बराबर जरा क्या लिखा जाए? ए बराबर 1 1 1 और 3 4 3 3 4 3 और हमारे पास 3 3 4 3 3 4 ऐसा लिखा हुआ है। बच्चों एडजॉइंट ए निकालने के लिए सभी अवयवों के सहखंडों को निकालना पड़ेगा। सभी अवयवों के सहखंडों को हम लोग कैसे निकालेंगे? बारी बारी करके निकालेंगे। देखो जरा, सबसे पहले बच्चों निकालेंगे A11। कैसे? पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, 4 चौके 16 लिखा, 16 माइनस 3 त्रिक का 9, तो 16 में 9 जाएंगे तो 9 7 16 यानी कि 7 आ जाएगा। A11 आ गया। बच्चों अब निकालेंगे A12, लेकिन चिन्हों का विशेष ध्यान देना, सब लोग चिन्हों का विशेष ध्यान देना। 2 1 3 हो रहा है, यानी कि माइनस पहले से लगा लो। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये खत्म ये खत्म, इसका इससे यानी कि 4, ये वाला खत्म हुआ था, इसका इससे यानी कि 3 कम 3, तो 4 में 3 घटेगा, 1 बचेगा लेकिन माइनस का। अब A13 जरा निकालो, A13 जरा निकालो। A13 क्या होगा? 3 1 4 हो रहा है, यानी कि प्लस का होगा, ये खत्म, इसका इससे करेंगे तो यानी कि 3 माइनस, इसका इससे करेंगे तो 4, तो 3 में माइनस का 4 घटेगा तो माइनस का 1 आएगा। A11 आ गया, A12 आ गया, A13 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? बारी बारी करके निकालेंगे, सब अच्छा रहेगा। एकदम सरल क्वेश्चन है, बस केवल थोड़ा लंबा है लेकिन सरल एकदम है। अब आगे निकालेंगे बच्चों A21 देखो 2 1 3 हो रहा है, इस वजह से माइनस पहले लगा लो। ठीक है, माइनस पहले लगा लो। बात समझ में आई बात?
अच्छा, अब उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, क्या करेंगे, 2 1 यानी कि ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। देखो ये खत्म, ये खत्म, 4 3 12, और इसका इससे करेंगे तो माइनस का 9, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 में 9 घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा। अच्छा, जिसको माइनस प्लस वाली दिक्कत होती है उसके लिए एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे, बहुत सरल वाला, बहुत सरल वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे। जिसको माइनस प्लस समझ में नहीं आता, सर माइनस आप कहाँ लगा देते हैं, चिन्ह मतलब कहाँ प्लस लगा देते हैं, ये समझाएंगे जरा। A22 ये खत्म, ये खत्म, इसका इससे करेंगे तो 4 माइनस, क्योंकि ये और ये खत्म हुआ है भाई, ये वाला और ये वाला खत्म हुआ, 4 और इसका इससे करेंगे तो 4 माइनस 3 यानी कि 1 आएगा। A23 देखो यहाँ अंकों का जोड़ विषम है, इस वजह से माइनस पहले लगा लेंगे, ठीक है। 23 यानी कि ये खत्म, ये खत्म, इसका इससे करेंगे तो 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 यानी कि क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और निकालो जरा, A31 ये खत्म, ये खत्म, 3 3 का 9 माइनस 4 3 12, हल करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। A32 यहां लगेगा बच्चों माइनस, क्योंकि अंकों का जोड़ विषम है, माइनस लगेगा। 32 यानी कि ये खत्म, ये खत्म, 3 3 यानी कि 3 माइनस 3, घटाओगे तो 0 आ जाएगा। A33 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 यानी कि हमारे पास ये खत्म, ये खत्म, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो भाई, समझ में आई बात, जरा बताओ समझ में आई बात, इतनी सब बात समझ में आई। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, हम एक बार लिख देते हैं। अब यहां से हम लिखते हैं LHS, LHS। एडजॉइंट ए बराबर होता क्या है, एडजॉइंट ए बराबर होता है इन सभी का परिवर्त, यानी कि हमारे पास क्या, A11 A12, डायरेक्ट लिख दें एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है। अब ये पलट जाएगा, यहां A11 A12 A21, ए भाई क्या 21 लिख जाते हो यार, 13, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये फार्मूला होता है बच्चों, डायरेक्ट हमने परिवर्त कर दिया, डायरेक्ट हमने परिवर्त कर दिया। कोई दिक्कत है किसी को, ये फार्मूला हमने डायरेक्ट परिवर्त करके लिख दिया है, किसी को समस्या ना हो बता देना भाई साहब। ये होना चाहिए था A11 A12 A13, लेकिन उन सभी को जो पंक्तियों में था उनको स्तंभों में डायरेक्ट हमने फार्मूला लिख दिया एडजॉइंट ए का, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर, ये सभी मान रख दो, ये सभी मान रखो जरा। A11 कितना आया है जरा रखो, आया है 7, उसके बाद माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 3, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद माइनस का 3, उसके बाद फिर 0, फिर हमारे पास 1। ये बच्चों हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया है, क्या निकला है, एडजॉइंट ए निकला है, ठीक है। अब आरएचएस निकालेंगे, आरएचएस में हमको पहले सारणिक ए निकालना पड़ेगा, फिर आई से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आरएचएस निकालेंगे हम लोग, जरा आरएचएस निकालते हैं। अब जरा आरएचएस में हमको क्या चाहिए, आरएचएस में हमको चाहिए सारणिक ए का मान और आई से गुणा कर देंगे। तो पहले तो हम सारणिक ए निकाल लेते हैं, सारणिक ए यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो तो ये हो जाएगा 1 1 1, यहाँ 3 4 3 3 4 3 और 3 3 4 3 3 4, ये हो जाएगा। जल्दी से हल करो बच्चों, जल्दी से हल करो, क्या हो जाएगा, जल्दी से हल करो। जब प्लस का 1 लोगे तो ये खत्म, ये खत्म, 4 चौके 16 माइनस का 9। जब माइनस का 3 लोगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये वाला 4 माइनस का 3। जब प्लस का 3 लोगे तो ये खत्म, ये खत्म, 3 माइनस का 4, ऐसा कुछ हो जाएगा। हल करो इसको जरा एक बार, 16 में 9 जाएंगे, 9 7 16, 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का 3। हमारे पास यहाँ 3 में 4 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। 7 में माइनस का 6 घटेगा, यानी कि 1 आ जाएगा। बच्चों सारणिक ए का मान कितना आया, 1 आया, ठीक है। सारणिक ए का मान कितना आया, 1 आया। ठीक है, चलो आगे देखा जाए भाई। अभी इसमें ए से गुना करना बाकी है, एडजॉइंट ए अभी निकाला है हमने, अभी यहाँ एलएचएस आरएचएस ना लिखो, अभी एलएचएस आरएचएस कुछ भी ना लिखो, अभी सिर्फ हमने एडजॉइंट ए निकाला है और सारणिक ए निकाला है, अभी ये ना लिखो, अभी तो सब मान निकल रहे हैं। हाँ, सारणिक ए का मान निकाल लिया हमने, एडजॉइंट ए का मान निकाल लिया। अब हम इसको नेक्स्ट पेज में एलएचएस आरएचएस लिखेंगे। एलएचएस में हमें क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए, और यहाँ निकालना है सारणिक ए इंटू आई। अब आरएचएस और एलएचएस यहाँ निकालेंगे। हमको निकालना क्या है, ए इंटू में हमको निकालना है एडजॉइंट ए बराबर में सारणिक ए इंटू में आई, ठीक है। चलो अब यहाँ लिखो एलएचएस आरएचएस, यहाँ हल होगा।
अब यहाँ निकालेंगे हम लोग LHS निकालेंगे यहाँ हम लोग। तो LHS में क्या है, A इंटू में क्या है, एडजॉइंट ए। ए का मान जरा देखो क्या है, ए का मान जरा एक बार लिखो जाए। ए का मान हमारे पास एक 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 है, 3 4 3 है, 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4 3 3 4। अब एडजॉइंट ए वाले जरा टेबल रखो, 7 -1 -1 7 -1 -1 और -3 1 0 -3 1 0 और -3 0 1 -3 0 1। हल करो और बताओ बच्चों जल्दी से, इसको हल करके भाई सभी लोग बताओ जल्दी से। गुणा करो एक बार जरा, इसको इससे कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7, इसको इससे कराएंगे तो माइनस का 3, इसको इससे कराएंगे तो माइनस का 3, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 7, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 4, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 3, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 7, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 3, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 4। ठीक है, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 3, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 3, इसका इससे कराएंगे तो 0, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 3, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 4, इसका इससे कराएंगे, इसका इससे करा दिया, इसका इससे करा दिया, इसका इससे कराएंगे तो 0, यानी कि इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 3, इसका इससे कराएंगे तो 0 और इसका इससे कराएंगे ए भाई, इसका इससे क्या करा रहे हैं भाई, इसका इससे कराएंगे, गड़बड़ कर दे रहे हैं क्या, ऐसे ऐसे गुणा चल रहा है। इसका इससे कराएंगे तो हमारे पास माइनस का 3, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 3 और इसका इससे कराएंगे तो 0, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 3, इस वाले का इस वाले से कराएंगे तो प्लस का 0, इस वाले का इस वाले से कराएंगे तो प्लस का 3, इसका इस वाले से कराएंगे तो माइनस का 3, इस वाले का इस वाले से कराएंगे तो प्लस का 0, इस वाले का इस वाले से कराएंगे तो प्लस का 3, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 3, इसका इससे कराएंगे तो 0, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 4। हाँ, अब बच्चों इसको जरा हल करो तो क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास क्या आएगा, ए इंटू में एडजॉइंट ए का मान क्या आएगा जरा देखो तो, 7 में 6 घटेगा 1, 7 में 7 घटेगा 0 0, यह हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जरा देखो तो, घटेगा तो 0, 4 में 3 घटेगा 1, 3 में 3 घटेगा 0 0, यहाँ में 3 में 3 घटेगा 0, 4 में 3 घटेगा 1, यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ए का मान ये आया। ठीक है, अब आरएचएस की बारी है बच्चों, अब आरएचएस की बारी है। आरएचएस में हमको क्या निकालना है, आरएचएस में हमको ये निकालना है कि सारणिक ए इंटू आई निकालना है। तो सारणिक ए का मान अभी हमने पीछे निकाला था, जरा देखो सारणिक ए का मान कितना आया था, 1 आया था, सारणिक ए का मान कितना आया था 1, तो यहाँ पे हम रखेंगे भाई सारणिक ए का मान 1 आया था और आई का मान तो हम लोग जानते हैं 1 0 0 है ना, 0 1 0 0 0 1, एक से गुणा कराएंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कि सारणिक ए आई का मान क्या आएगा, हमको मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दोनों बराबर हैं। जरा देखो ए इंटू एडजॉइंट ए का मान भी यही है, सारणिक ए का मान से सारणिक ए आई का मान भी यही है, अतः हम यहां से ये कह सकते हैं, अतः बच्चों यहां से हम ये क्या कह सकते हैं कि ए इंटू में क्या एडजॉइंट ए इंटू में एडजॉइंट ए बराबर है किसके, सारणिक ए आई के। ये हमको सिद्ध करना था तो ये हमने प्रूव कर दिया है, ये बात हमने सिद्ध कर दिया भाई साहब। ठीक है, अच्छा अभी बच्चों ध्यान से देखो, अभी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ लोग सोच रहे हैं सर कंप्लीट हो गया क्या सवाल, नहीं, हमको ए इनवर्स भी बताना था। क्या बताना था, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपान में सारणिक ए हो जाएगा। दोनों मान हमने ऑलरेडी निकाले हैं, जरा बताओ तो, जरा मान बताओ तो, ए इनवर्स बराबर सारणिक ए का मान, क्योंकि यहाँ 1 आया इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 आया है तो यहाँ पे हम लोग 1 अपान में क्या लिखेंगे 1, और एडजॉइंट ए वाली पूरी टेबल लिख देंगे। एडजॉइंट ए वाली टेबल कहाँ थी, एडजॉइंट ए वाली टेबल कहाँ थी, जरा देखो ये रहा, 7 -1 लिखो जरा इसको, क्या हो जाएगा हमारे पास 7 -1 और -3 1 0 -3 1 0 और -3 0 1 -3 0 1 है ना, एक से भाग देने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इस वजह से हमारे पास ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर आराम से साफ साफ लिख दो, 7 -1 -1 -3 1 -3 1 0 -3 0 1, ये बच्चों हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। लंबा प्रोसेस है लेकिन क्या करोगे, लगाना तो पड़ेगा ही भाई, बच के तो जा नहीं सकते भाई, आपको लगाना तो पड़ेगा। कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को एकदम गया, जरा सभी नहीं समझ में आया, कितने बच्चों को आया, कितने बच्चों को गया, जरा एक बार बताओ तो भाई। हमें एडजॉइंट ए निकालना कैसे है, देखो हमने क्या बताया, ए बराबर लिखा हुआ था,
हमने A11, A12, A13 यानी कि इन सभी के हमने क्या निकाले, सहखंड निकाले। सभी अवयवों के हमने क्या निकाले, सहखंड निकाले। फिर एडजॉइंट ए का फार्मूला ये होता है, हमने बताया है। अगर जो बच्चे इस फार्मूले में कंफ्यूज हो रहे हो उनके हमने बताया था दूसरा फार्मूला, कल वाली क्लास आप लोग देखे होंगे। हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है एडजॉइंट ए का। अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास देखी होगी तो आपको कोई समस्या ही नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं देखी तो उसको जरूर देखिए। एडजॉइंट ए का फार्मूला हमने ये बताया था क्या, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना, A33 पूरे का परिवर्त बताया था। पूरे का परिवर्त, जब परिवर्त करोगे तो यही आएगा, यानी कि जब इस वाली टेबल का जब परिवर्त करोगे तो ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियों को स्तंभों में लिख दिया जाएगा। ये जो पंक्तियां हैं इनको स्तंभों में लिख दिया जाएगा। ये जो पंक्तियों में लिखा है इनको स्तंभों में लिखा जाएगा, यानी कि इसका परिवर्त हमारा एडजॉइंट ए का मान होता है। तो डायरेक्ट अगर फार्मूला याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका ये वाला फार्मूला अगर याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वाले से ये वाला A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, डायरेक्ट फार्मूला याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। प्रिया जी आपने क्या भेज दिया है भाई, पूरा तो हमारा बोर्ड ही हैंग कर गया है। देखो एक बार फिर से रिपीट कर दें बच्चों, ए बराबर ये था यार, ये तो निकाल ही सकते हो आप लोग, कितना सरल सरल है। इनका सहखंड तो निकाल ही सकते हो, कितना बढ़िया है। सहखंड आराम से निकाल दो, ये निकालते चले जाओ। ये सारे निकाल दो। सारे निकालने के बाद एक टेबल बनाओ ऐसी, उसी में सारे रख दो। ये वाला फार्मूला लगाओ, उसी में सारे एलिमेंट रख दो, एडजॉइंट ए मिल जाएगा आराम से। क्या दिक्कत है, आराम से एडजॉइंट ए मिल गया। उसके बाद सारणी के हमने निकाल लिया। सारणी के तो निकालना सभी को आता है, हल करना तो आता ही है, हल कर लिया। अब हमको ये साबित करना था कि ये बराबर ये सिद्ध करो। हमने एलएचएस लिया, हल किया, ये आया हमारा। आरएचएस लिया, हल किया, ये आया। दोनों बराबर, देखा कि दोनों बराबर हैं, अतः हमने लिख दिया कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर है सारणी के आई के बराबर है, प्रूफ हो गया। और ए इनवर्स निकालने के लिए ये फार्मूला है, अभी हमने पढ़ाया, एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के। सारणी के का मान 1 है तो 1 को 1 से भाग कर देंगे, बाकी एडजॉइंट ए टेबल लिख देंगे। 1 से भाग करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस वजह से ये पूरी टेबल हो जाएगी ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स भी निकल आया यहां से और ये साबित भी हो गया। बताओ अच्छा, ये ईमानदारी से भाई बच्चों से मैं ईमानदारी से थोड़ा कमेंट चाहूंगा बच्चों। एक बार जरा आज की क्लास में ईमानदारी से कमेंट करके बता दो कितने % समझ में आया है। ईमानदारी से एक बार बता दो हमको जरा। आप लोग नहीं बताओगे तो हम रोने लगेंगे फिर, अगर आप लोग नहीं बताओगे। इतने सरल सरल अगर टॉपिक नहीं समझ पाओगे तो फिर हम रोने लगेंगे। सही सही बताना पूरी ईमानदारी के साथ, कितने % आपको समझ में आया कि एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है। ईमानदारी से भाई एकदम। सुहानी जी कह रहे हैं, सोहानी जी इनफाइनाइटी %, नहीं नहीं 100% में बताना है। कुछ बच्चे 0% वाले हैं भाई यार, 0% ना कहा करो, दिल टूट जाता है यार। आप लोग जब 0% कहते हैं ना तो एकदम पूरा जो है ना 1 घंटे की मेहनत जो चिल्लाते हैं ना, दिल टूट जाता है एकदम। ऐसा लगता है कि सब मेहनत पानी में फिर गई। तो 4% तो कम से कम दे ही दिया करो। हम मानते हैं कम समझ में आया होगा वो अलग बात है, लेकिन आप 0% कह के दिल तोड़ देते हो यार एकदम। इतना बढ़िया सिखाते हैं और यार दिल तोड़ देते हो। थोड़ा बहुत अगर पूरी क्लास मन से की होगी, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा 0 का मतलब क्या होता है। और सर ऑनेस्टी पूर्वक 100% समझ में आया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो भाई, जो बच्चे 0% कह रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, आपको नहीं समझा पाए इसके लिए भाई सॉरी है कि आपको हम समझाने में असमर्थ रहे, है ना। लेकिन हमने प्रयास पूरा किया है समझाने का। अब इस तरह के पूरी प्रश्नावली बनानी है, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक भैया बनाया जाएगा, काहे की टेंशन हो, ठीक है। चलो, जिन बच्चों को नहीं आया आप निराश मत होइए, अभी तो एक्सरसाइज पूरी बाकी है, अभी तो उदाहरण हुआ है। इस तरह के जब 10 सवाल 15 सवाल बनाएंगे ना तो आपके दिमाग में नहीं ब्लड में चला जाएगा, और जब ब्लड में कोई चीज चली जाती है तो फिर भूलती नहीं हो, फिर हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाती, बनी रहती है। सर जी मैं सो गया था पिंटू कुमार जी, भाई पीटे जाओगे बहुत तगड़ा वाला, जान लो, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा लगा, आप लोगों ने बताया है, प्रियांशु सिंह जी ने बताया, गुंजन कुमारी जी ने बताया, कोमल कुमारी जी ने बताया सर 100% समझ में आया है, एमडी इस्लाम जी ने बताया, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने बताया है अच्छा समझ में आया, अच्छी बात है। और जिन बच्चों को नहीं आया निश्चिंत रहिए, गारंटी के साथ आपको समझाऊंगा, बस 1-2 दिन का टाइम दीजिए। एक्सरसाइज जैसे चलेगी, एक्सरसाइज आपके दिमाग में छप जाएगी, है ना। और जो बच्चे इन एक्सरसाइज को करने के बाद, मतलब कॉन्सेप्ट समझने के बाद, जो बच्चे एक्सरसाइज लगा सकते हैं जरूर लगाने का प्रयास करिए। अगर एक्सरसाइज लगा सकते हैं खुद से तो जरूर लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सपनों को सजाते रहिए, क्योंकि सपने देखने से ही साकार होते हैं ना। तो थोड़ा बड़े बड़े सपने देखिए, छोटे मत देखिए, क्योंकि स्मॉल एज इज अ क्राइम।
कहते नहीं स्मॉल एम इज अ क्राइम, तो सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, छोटे तो सभी लोग देख लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बच्चों।